हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय नर्चर। मैं हूं कृष्णा। तो कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूं पी ब्लॉक का पहला लेक्चर आप लोगों ने देखा होगा और जहां तक हमने पढ़ाया है वहां तक आप लोगों ने एनसीईआरटी से बहुत अच्छे से कवर किया होगा। तो बच्चों देखो, आज हम लोग पी ब्लॉक का लेक्चर नंबर 2 नाइट्रोजन फैमिली है, इसको आज हम लोग फिनिश कर देंगे टर्म 1 के बोर्ड के हिसाब से। फिर कह रहा हूं टर्म 1 के बोर्ड के हिसाब से। देखते हैं इसमें टर्म 1 के बोर्ड में क्या क्या दे रखा है। देखो जरा यहाँ पे गौर करने वाली बात क्या हमारे पास। ओके, तो यहाँ पे जो हमारे पास हमको समझना है क्या क्या बोल रहा है ये। जर्नल इंट्रोडक्शन, उसके कुछ क्वेश्चंस मैंने कल कराए थे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को समझाया था। ऑकरेंस के बारे में शायद मैंने कोई क्वेश्चन नहीं दिया है, बट ओके, इसको रीड कर लेना। ऑक्सीजन स्टेट के बारे में हमने डिस्कस किया। ट्रेंड्स इन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी, ये हम लोगों ने कवर कर लिया था। केमिकल प्रॉपर्टीज का ट्रेंड हमारा स्टार्ट हो गया था। तो केमिकल प्रॉपर्टी के ट्रेंड्स को जो हमने स्टार्ट किया था और 20 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए थे। आज उसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्या क्या करने वाले हैं, केमिकल प्रॉपर्टी को कंटिन्यू करेंगे, नाइट्रोजन की प्रिपरेशन देखेंगे, ठीक है, उसकी प्रॉपर्टीज देखेंगे और उसके यूज देखेंगे। देखो जो इस बार का सिलेबस है ये उसी के हिसाब से मैं बात कर रहा हूं। देन कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन में अगर हम बात करें कि नाइट्रोजन के कौन कौन से कंपाउंड इस बार आ रहे हैं, तो उसमें हमारे पास कौन आ रहा है, अमोनिया आ रहा है एंड नाइट्रिक एसिड आ रहा है। तो आज हम लोग कहां तक कवर कर लेंगे, अमोनिया तक कवर करेंगे और नाइट्रिक एसिड का थोड़ा सा पार्ट है उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे। तो चलो बच्चों देखते हैं यहाँ पर हम लोग इस अपने सिलेबस के हिसाब से क्या क्या चीजें हैं उसके बारे में हम लोग चीजों को कवर करते हैं। स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से, रिएक्टिविटी विद हाइड्रोजन। मैंने कहा था क्लास कल मैंने क्या किया था, रिएक्टिविटी को स्टार्ट कर दिया था, केमिकल रिएक्टिविटी ट्रेंड्स इन केमिकल प्रॉपर्टीज। तो उसमें पहला पार्ट आता है रिएक्टिविटी विद हाइड्रोजन। ये 3 क्वेश्चन मैंने एक साथ ले रखे हैं। क्या रीजन है इन 3 क्वेश्चन को एक साथ लेने का, कि उसका रीजन ये है कि इन तीनों का आंसर सेम है। जरा गौर से देखो, 3 क्वेश्चन और सेम आंसर। वाई स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 15 डिक्रीज डाउन द ग्रुप। यानी कि अगर हाइड्राइड्स, अच्छा कुछ बच्चे सोचते हैं हाइड्राइड्स ये हाइड्राइड्स क्या है, कुछ नहीं। हाइड्राइड्स ग्रुप 15 में जो हाइड्राइड्स बनेंगे हमारे पास कौन कौन बनेगा, एक NH3, PH3, ASH3, SbH3 एंड BiH3। तो बन गए हाइड्राइड्स। तो फिर से कह रहा हूं मैं, हाइड्राइड्स मतलब हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करके अमोनिया। तो बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं, क्यों नहीं पता होगा, पता होगा। तो वाई स्टेबिलिटी, अच्छा स्टेबिलिटी की बात करें अगर हम लोग, तो डाउन द ग्रुप कह रहा है कि स्टेबिलिटी डिक्रीज कर रही है। तो बहुत इसका बेसिक सा आंसर है इसमें, स्टेबिलिटी डिक्रीज क्यों कर रही है। जैसे जैसे यहाँ पर जो NH की बॉन्ड, NH के बीच का जो बॉन्ड है, यहाँ PH के बीच का जो बॉन्ड है, धीरे धीरे हाइड्राइड के बीच की जो बॉन्ड लेंथ है, बॉन्ड लेंथ क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। बॉन्ड लेंथ इंक्रीज करने की वजह से जो एक सबसे बड़ी चीज आ जाती है यहां पर, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है वो कहीं ना कहीं क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है। समझ रहे हो ना, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, बॉन्ड को तोड़ने वाली एनर्जी डिक्रीज कर रही है। मतलब जैसे जैसे नीचे जाएंगे बहुत कम एनर्जी में ही ये बॉन्ड क्या कर जाएंगे, ब्रेक कर जाएंगे। बहुत कम एनर्जी में ब्रेक कर जाएंगे, तो जाहिर सी बात है ये उतना ही लेस स्टेबल होगा और ये उतना ही ज्यादा मोर स्टेबल होगा। ठीक है, पहला आंसर इस वाले आंसर से आया। तो पहले क्वेश्चन का जो आंसर आया उसके लिए आंसर क्या है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट। तो अगर किसी को ये नहीं पता है रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं, तो थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं। रिड्यूसिंग एजेंट वो होते हैं विच डोनेट, हम कह सकते हैं जो क्या करते हैं, H+ आयन को डोनेट करेंगे, विच डोनेट हाइड्रोजन। किसको डोनेट करते हैं, हाइड्रोजन को डोनेट करेंगे अपने अंदर से और खुद क्या हो जाएंगे, ऑक्सीडाइज हो जाएंगे। ठीक है ना, रिडॉक्स रिएक्शन में क्लास 11 में पढ़ा होगा, रिड्यूसिंग एजेंट कौन होते हैं, जो अपने अंदर से फटाफट क्या निकाल दें, हाइड्रोजन को निकाल दें। तो ऑब्वियसली बात है इनको अरेंज करना है रिड्यूसिंग एजेंट के टर्म में। क्या लगा कॉन्सेप्ट, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, यानी कि सबसे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट कौन हो जाएगा, सबसे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट ये हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा। बन गया ट्रेंड।
सेम क्वेश्चन डिफरेंट सेम आंसर। फिर कह रहा है अरेंज द अबव हाइड्राइड्स, यही जो हाइड्राइड्स हैं इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी। बेसिसिटी समझते हो ना क्या होता है, यानी कि उसके जो बेसिक कैरेक्टर है। अच्छा, यहां पर हम बेसिक कैरेक्टर को कैसे जज करें, तो बेसिक कैरेक्टर मेरे ख्याल से ये सब लोग जानते होंगे, जो जितना जल्दी H+ आयन को रिलीज करेगा वो उतना ही ज्यादा क्या हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा। तो यहाँ पे सबसे इजीली कौन निकाल रहा है अपने अंदर से H को, B निकाल रहा है, फिर Sb, फिर AH, फिर PH और फिर NH3। तो अगेन इसका आंसर भी हम लोग इसके टर्म में दे सकते हैं। ओके, तो लास्ट वाला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, उसका जो आंसर है वो एक और तरीके से हम लोग दे सकते हैं। एक तो तरीका हो गया बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, दूसरा क्या होता है, ये देखो जरा, नाइट्रोजन के पास, नाइट्रोजन का साइज छोटा होता है, तो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, साइज छोटा है, इलेक्ट्रॉन्स छोटे से एरिया में है। जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप आते जाते हैं, बिस्मथ का साइज क्या करता चला जाता है, इंक्रीज करता चला जाता है। ठीक है, बिस्मथ का साइज क्या कर गया है, काफी बड़ा हो गया। और ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये एक तरह से हम क्लाउड मान के चले अगर, तो ये क्लाउड पूरे में ना इस तरीके से फैले हुए हैं क्लाउड, और ये क्लाउड जब फैले हुए हैं तो इजीली ये इलेक्ट्रॉन किसी को डोनेट नहीं कर पाएगा। इसके इलेक्ट्रॉन एक ही जगह पे इकट्ठे हो रखे हैं, तो इजीली ये अपने इलेक्ट्रॉन किसी को क्या कर सकता है, डोनेट कर सकता है। कौन, नाइट्रोजन। तो यहां पर जैसे ही साइज बढ़ा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड पूरे पे फैल जाता है, और इन इलेक्ट्रॉन्स को दूसरे को डोनेट कर पाना बड़ा ही मुश्किल होता है। और हमको पता है जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, which donate electron are called, क्या कहते हैं उसको हम लोग, ल्यूइस बेस। तो बेसिसिटी को हम लोग दो तरीके से यहां पे डिफाइन कर सकते थे। ठीक है, तो फिलहाल मैं इसी टर्म में भी इसलिए किया क्योंकि इन 3 क्वेश्चन डिफरेंट क्वेश्चन, और एनसीईआरटी जब तुम पढ़ोगे रिएक्टिविटी विद हाइड्रोजन, वहां पे तीनों पॉइंट तुमको मिलेंगे। इसलिए मैं कह रहा हूं बच्चों, एनसीईआरटी को साथ लेके बैठो, और जो क्वेश्चन मैं कराता जा रहा हूं पॉज करो, उस पैरा को रीड करो। मैं पहले लेक्चर में बताया था कि तुम लोगों को कैसे करना है। ठीक है, कि एनसीईआरटी की एक एक लाइन से मैंने इसको क्या किया हुआ है, क्वेश्चन को लिए हुए हैं। तो मैं आगे चलता हूं इसको और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन। ठीक है, जो हमारे पास पैरा है, जिन लोग ये लेक्चर पहली बार देख रहे हैं, फिर भी मैं कहूंगा बच्चों से, लेक्चर को अगर देख रहे हैं तो कोशिश करें कि उसको सीक्वेंस से देखें, वरना अदरवाइज क्या है, थोड़ी सी दिक्कत रहेगी। ओके, तो यहां पर ये फाइल खुल गई है मेरे पास, इसको मैं कैंसिल कर देता हूं। एक्चुअली इस फाइल को यहां से नहीं खोलना था मेरे को, इस फाइल को मेरे को खोलना था यहां से, क्योंकि वहां से वो फाइल का खोलना प्रॉब्लम करेगा। तो मैं बताता हूं एक्चुअली जो मैं तुम लोगों को बताना चाहता था, यहां से देखो, मैं फिर कह रहा हूं एनसीईआरटी को लेकर बैठो। मैंने कल भी बताया था फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी की बेसिक बातें कुछ हमने कर ली थी, जैसे कि डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन जो हम लोगों ने कल देखा था। क्या देखा था हम लोगों ने, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। तो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन तुम्हारा कहां दे रखा है, एनसीईआरटी में दे रखा है। ओके, फिर अगर हम बात करें तो हमने इसके एनामोलस प्रॉपर्टी की बात की थी कल, और आज जो हम बात कर रहे हैं क्लास, वो बात कर रहे हैं रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन की, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन की। तो तुम लोग देख सकते हो रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन, इसीलिए मैं कह रहा हूं एनसीईआरटी को साथ में लेके बैठो और ये साथ में पढ़ते चलो। ठीक है, देखो यहाँ पे साफ साफ क्या बोला हुआ है, मैं थोड़ा सा इसी पैरा को रीड करके बता दे रहा हूँ। इसी तरह से हर पैरा में मैंने क्वेश्चन निकाले हुए हैं। ठीक है, क्या बोल रहे हैं हम लोग, यहां से आते हैं, द हाइड्राइड शो रेगुलर ग्रेडेड। ओके, द स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्राइड डिक्रीज फ्रॉम अमोनिया टू बिस्मथ, और ये क्वेश्चन बोर्ड में ऑलरेडी आ चुके हैं। विच कैन बी ऑब्जर्व फ्रॉम द बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, जिसको हम लोग किसके बेस पे एक्सप्लेन कर सकते हैं, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी के टर्म में एक्सप्लेन कर सकते हैं। कॉन्सिक्वेंटली द रिड्यूसिंग कैरेक्टर, देखो कॉन्सिक्वेंटली परिणाम स्वरूप रिड्यूसिंग कैरेक्टर ऑफ द हाइड्राइड इंक्रीजेस, जितना जल्दी एच निकलेगा उतना अच्छा रिड्यूसिंग कैरेक्टर ये अपने आप को क्या करेगा, शो करेगा। अमोनिया इज द ओनली माइल्ड, ठीक है, अमोनिया ऊपर होता है, माइल्ड होता है। ओके, ये हो गया। स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट ऑब्वियसली बात है कौन हो जाएगा, सॉरी बीआई हो जाएगा। अमॉन्ग ऑल द हाइड्राइड बेसिसिटी आल्सो डिक्रीज इन द ऑर्डर, बेसिसिटी भी इसी ऑर्डर में क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है, जिसको मैंने डिस्कस किया। तो ये 3 पैरा से हमारे पास 3 क्वेश्चन निकलते हैं, और बोर्ड भी इसी से पूछता है। नीट और जेई में भी क्वेश्चन इन्हीं 3 लाइनों से उठ के आ रहे हैं।
तो मैं इसलिए तुम लोगों से कह रहा हूं कि एनसीईआरटी को सामने रखो, जो हेडिंग में ये देखो, ये हेडिंग के अंदर हेडिंग रहेगी, ठीक है ना। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग क्या देख रहे हैं, जो हमारी मेन हेडिंग है वो मेन हेडिंग हमारे पास क्या है, केमिकल प्रॉपर्टी। ओके, इस केमिकल प्रॉपर्टी के अंदर हम लोग क्या देख रहे हैं, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन। अब इसके बाद हम लोग क्या देखने वाले हैं, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन। बात क्लियर हो गई है। मैं फिर से कह रहा हूं, एनसीईआरटी सामने रखें, अदरवाइज पी ब्लॉक पढ़ने में कोई मजा नहीं आएगा, रटने जैसा हो जाएगा, समझ में आएगा नहीं। लाइन लिखी हुई है, मैं क्या पढ़ा रहा हूं, जब कोलेट करके पढ़ोगे तो उसको मजा भी आएगा और अच्छा लगेगा। तो चलो हम लोग देखते हैं कहां पे थे हम लोग यहां पर थे, आगे बढ़ते हैं। अब वो क्या है, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन विच इज मोर एसिडिक। एसिडिक वाला देखो क्लास में यहाँ बता दूं, यहाँ पर जिन लोगों को ऑक्सीडेशन नंबर निकालना नहीं आता उनके लिए थोड़ी यहाँ पर समस्या है, क्योंकि ध्यान रखना, अगर एक ही ग्रुप में, मतलब अगर सेम एटम है, क्या है मेरे पास, सेम एटम है, और उसमें क्या पूछ ले, वो एसिडिक कैरेक्टर पूछ ले, ठीक है, या बेसिक कैरेक्टर पूछ ले, तो यहां पर हम लोग क्या देखते हैं, AS2O3 एंड AS2O5। यहां पर AS2 का ऑक्सीजन नंबर निकालें तो कितना आएगा, 2x + 3 इंटू माइनस का 2 दैट्स इक्वल टू 0। हाउ मच, 3 2 6, और ये क्या आ गया, x की वैल्यू कितनी आ गई, 3, तो यहाँ कितना आ गया, प्लस का 3, और यहाँ कितना आ जाएगा, इस तरह निकालेंगे तो प्लस का 5। ये कॉन्सेप्ट क्लास 11th का है। मैं तुम लोगों को बता दूं कि मोर द ऑक्सीडेशन नंबर, लिख लो यहां पर, क्लास 11th का कॉन्सेप्ट है। कैसे होता है, क्या होता है, वो बात की बात रह गई। अब इसको फिलहाल लिख लो यहां पर, मोर द ऑक्सीडेशन नंबर मोर इज एसिडिटी। लेकिन ध्यान रखना, कब हम कंपैरिजन जब करेंगे तो मेरे पास क्या होंगे, दोनों एटम, जैसे कि आर्सेनिक का ऑक्साइड है तो आर्सेनिक का ऑक्साइड ये भी है, दोनों ऑक्साइड किसके हैं, आर्सेनिक के हैं, तो सेम ऑक्साइड होंगे तो ही कंपेयर कराएंगे और ये लगा देंगे। ये नहीं कि एक ऑक्साइड किसी और का और एक ऑक्साइड किसी और का, ऐसा नहीं आएगा क्वेश्चन आएगा ही नहीं ऐसा, क्योंकि वहां फिर चीजें हम कंपेयर कर ही नहीं पाएंगे। तो बात समझ में आएगी, मोर इज द ऑक्सीजन नंबर। यहां पे हम लोग कह सकते हैं जिसका ऑक्सीजन नंबर ज्यादा है, एक्चुअली उसमें एक्चुअली क्या होगी, उसकी इलेक्ट्रॉन की भूख बढ़ जाती है, ठीक है ना। ये लुईस एसिड का कॉन्सेप्ट चला जाएगा वहां पर, तो उसको छोड़ देते हैं अभी। तो मोर द ऑक्सीजन नंबर मोर इज द एसिडिटी, इतना याद रखो। और ऑक्सीजन नंबर निकालना अगर नहीं सीखा तो प्लीज सीख लो, जिससे कि क्वेश्चन क्या हो जाए, आसान हो जाए। तो रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन हेडिंग आ गई हो एनसीईआरटी पे। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। ओके, व्हाई एसिडिक नेचर ऑफ ऑक्साइड डिक्रीज डाउन द ग्रुप और अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एसिडिटी। ओके, वो पहले बोल ही रहा है एसिडिक नेचर ऑफ ऑक्साइड डिक्रीज डाउन द ग्रुप। देखो यहाँ पे बड़ा सिंपल है, मेरे पास नाइट्रोजन और फॉस्फोरस क्या थे, नॉन मेटल थे, याद होगा, कल ही डिस्कस किया है। आर्सेनिक एंटीमनी मेटलॉइड की कैटेगरी में आ गए थे, और ये हमारा क्या था, मेटल था। तो क्लास 11 से बच्चे पढ़ के आ रहे होंगे, ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स आर बेसिक इन नेचर बिकॉज इन सॉल्यूशन, बिकॉज, तो रीजन क्या है, ये पढ़ा होगा 11th में, ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स आर बेसिक इन नेचर। होता क्या है, सीधी सी बात है, एक्चुअली इनके ऑक्साइड को जैसे हम पानी में डालते हैं, किसमें डाल दिया, वाटर में, तो ये पानी कैसा हो जाता है, सॉरी ऑक्साइड्स ऑफ मेटल, हाँ ये पानी कैसा हो जाता है, बेसिक हो जाता है। पानी कैसा हो जाता है, बेसिक हो जाता है। इसके अंदर OH- आयन रिलीज होते हैं, ठीक है, तो पानी कैसा हो जाता है, बेसिक हो जाता है। तो इसीलिए इसके ऑक्साइड्स कैसे होते हैं, ये ऑलमोस्ट सबसे ज़्यादा क्या हो जाएगा, बेसिक हो जाएगा। अच्छा, जो मेटल के नॉन मेटल्स होते हैं, ये भी हम लोगों ने 11th में पढ़ा है, ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल क्या होते हैं, एसिडिक इन नेचर होते हैं, एसिडिक इन नेचर होते हैं। तो अगर क्लास 11 में पढ़ रखा और दिमाग में क्लिक कर चुका है तो हलवा हो गया क्वेश्चन भाई। डाउन द ग्रुप जा रहे हैं तो मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज कर रहा है, मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज कर रहा है, तो उसके ऑक्साइड्स बेसिक होंगे, मेटल के ऑक्साइड बेसिक होते हैं। सिंपल, कुछ था इसमें, कुछ नहीं था। इसीलिए मैंने पहले कहा था, अगर 11th का बेसिक प्रॉपर्टी वाला चैप्टर नहीं पढ़ा है, चैप्टर नंबर 3, तो प्लीज उसको पढ़ लो। पी ब्लॉक पढ़ने में मजा आएगा। पी ब्लॉक बड़ा ही मजेदार चैप्टर है, मतलब हाँ,
हर लाइन में कुछ नया मिलता है, लेकिन पढ़ के पढ़ोगे तो मजा आने वाला है। वाई नाइट्रोजन डज नॉट फॉर्म पेंटाहेलाइड, भाई क्यों फॉर्म कर लेगा, कल तो इसी को बार बार डिस्कस कर रहे थे हम लोग। पेंटाहेलाइड बनाने के लिए 1 2 3 4 5 लो, पॉसिबल है क्या ये भाई? 5 बॉन्ड बना पाएगा क्या? बनाएगा क्या 5 बॉन्ड? नहीं बनाएगा ना। मैक्सिमम कितनी कोवलेंसी होती है इसकी? मैक्सिमम 4 ही बॉन्ड तो बनाता है, नहीं बनाएगा ये 5 बॉन्ड, क्योंकि इसके अंदर वैकेंट डी ऑर्बिटल है ही नहीं। क्यों नहीं बना पाता है? फिर से वही आंसर आ गया इसका, बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। वैकेंट की तो जरूरत ही छोड़ दो, सीधा सीधा क्या आ जाएगा, डी ऑर्बिटल्स आ जाएंगे। सीधे सीधे क्या आ गए यहाँ पे हमारे पास, डी ऑर्बिटल्स आ जा रहे हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्या बोल रहा है क्वेश्चन। व्हाई पेंटाहेलाइड्स आर मोर कोवलेंट देन ट्राइहेलाइड। तो बच्चों यहाँ पर तुम लोग को एक चीज पता होगा, क्लास 11th में फैजान रूल, किस किस को नहीं पता है? जिसको नहीं पता है, नाम सुन रखा है, वीडियो को पॉज कर लें, फैजान रूल पहले पढ़ लें, तुरंत बुक खोलें क्लास 11th की, और शायद उसमें नहीं दे रखा है, कहीं से भी करें जहां से तुमने लिखा हुआ है फैजान रूल का थोड़ा सा जिक्र है आई थिंक, तो वहां से इसको पढ़ लें पहले और फिर इस क्वेश्चन को कंटिन्यू करो और फिर यहाँ पे इसको वीडियो को आगे कंटिन्यू करें। तो देखो यहाँ सिंपल सी बात क्या है, फैजान रूल क्या कहता है कि कोई भी कंपाउंड जो होता है वो जैसे ए बी से बना हुआ है, तो ए पॉजिटिव और बी नेगेटिव, तो जो ए प्लस होता है इसके अंदर जितना ज्यादा पोलराइज करने की क्षमता होगी, पोलराइज करने की क्षमता, और इसके अंदर बी नेगेटिव के अंदर पोलराइज होने की क्षमता, पोलराइज को क्या करना है, होना है। तो होता क्या है, ये कंपाउंड बेशक आयनिक है लेकिन जो ए क्या करता है, ए प्लस बी नेगेटिव के जो इलेक्ट्रॉन्स के क्लाउड होते हैं उनको थोड़ा सा खींच लेता है। खींचने की वजह से ऐसा लगता है कि इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रखे हैं, शेयर हो रखे हैं। इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स को क्या कर ले रहा है, ये ऐसे करके खींच ले रहा है। तो ये कुछ ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे क्या बन गई है, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो गई है। इसकी खींचने यानी कि इसने इसको पोलराइज किया और ये पोलराइज हो गया। पोलराइज होने का मतलब है इलेक्ट्रॉन एक तरफ शिफ्ट कर गए, यही कहता है फैजान रूल। ठीक है, यानी कि ए प्लस का जितना ज्यादा ये स्मॉल हो जाए और ये जितना ज्यादा लार्ज हो जाए, उतना अच्छा फैजान रूल लग जाता, उतना अच्छा आयनिक बॉन्ड के अंदर कोवलेंट कैरेक्टर क्रिएट हो जाते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? कैटायन वाले पार्ट को छोटा होना है, एनायन वाले पार्ट को बड़ा होना है। जितना ज्यादा बड़ा होगा, ये छोटा होगा तो पॉजिटिव चार्ज एक ही जगह इकट्ठा हो रखा होगा, खींच लेगा नेगेटिव चार्ज को। नेगेटिव चार्ज को खींचेगा तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड कुछ खिंच के आ जाएगा, तो कुछ ऐसा फील होगा, कैसा फील होगा कि शेयरिंग ऑफ क्या हो रही है, इलेक्ट्रॉन हो रही है। क्या हो रही है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन किसको रिप्रेजेंट करता है, कोवलेंट, कोवलेंट बॉन्ड को कह लो या कोवलेंट कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। बात समझ में आ गई होगी। तो यहां पे देखते हैं हम लोग, छोटा सा एक एग्जांपल ले लेते हैं, और वो एग्जांपल क्या है, ले लेते हैं PCl3 PCl5। अब ऑब्वियसली बात है, यहाँ पे P के पास कितना है, +3 है, और Cl माइनस तो भैया उतने ही है। यहाँ P के पास कितना है, +5 है, यहाँ Cl के पास तो सेमी क्लाउड है, सेमी क्लाउड। अब ऑब्वियसली बात है, +5 वाला ज्यादा खींचेगा, +3 वाला उतना ज्यादा नहीं खींच पाएगा। तो +5 वाला क्या हो जाएगा, मोर कोवलेंट हो जाएगा। +5 वाला क्या हो जाएगा, मोर कोवलेंट हो जाएगा। तो बात समझ में आए, व्हाई पेंटाहेलाइड्स आर मोर कोवलेंट देन ट्राइहेलाइड्स। ऑल दिस क्वेश्चंस है ना कभी सीबीएसई बोर्ड में आ चुके हैं। आगे देखते हैं, एक्सेप्ट NF3 ऑल अदर ट्राइहेलाइड्स ऑफ नाइट्रोजन आर अनस्टेबल। देखो भैया, पहली बात, नाइट्रोजन ऑलरेडी क्या है, एनोनस कैरेक्टर में पढ़ा था, नाइट्रोजन इज वेरी स्मॉल। नाइट्रोजन इज वेरी स्मॉल। अब जब ये छोटा ही इतना हो गया है, अब इमेजिन कर लो नाइट्रोजन के साथ, चलो पहले फ्लोरीन लगा लेते हैं ना, ऐसे करके। तो फ्लोरीन के पास एक खासी, इसके पास कितने हैं, जितने भी हमारे पास क्या होते हैं, हेलोजन होते हैं, उनके पास 6 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अच्छा, फ्लोरीन क्या है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। फ्लोरीन इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव। क्या होती है इलेक्ट्रोनेगेटिव टेंडेंसी, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को खींच के रखता है।
ये अपने इलेक्ट्रॉन को खींच के रखेगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन को खींच के रखेगा। तो इसका इलेक्ट्रॉन इसके साथ झगड़ने नहीं जाएगा, मतलब रिपल करने नहीं जाएगा। झगड़ने का मतलब क्या है, ये इसे रिपल करने नहीं जाएगा। नाइट्रोजन खुद भी छोटा है, लेकिन जैसे ही केस आगे आता है, नाइट्रोजन खुद है ही छोटा, जैसे केस किसका आया, क्लोरीन का। क्लोरीन भैया थोड़े से बड़े हैं, है ना, क्लोरीन का साइज थोड़ा सा बड़ा है। इसका इलेक्ट्रॉन ये रहा, इसका इलेक्ट्रॉन ये रहा, मतलब जो इसका इलेक्ट्रॉन ये रहा, इसका इलेक्ट्रॉन ये रहा, इसका इलेक्ट्रॉन ये रहा, और ये जो इलेक्ट्रॉन है ये झगड़ने चले जाते हैं ना। ये क्या करने चले गए, झगड़ने का मतलब इतना पास आ गया कि रिपल्सन स्टार्ट हो गया। रिपल्सन स्टार्ट होने की वजह से इनकी जो बॉन्ड होती है, सिंगल बॉन्ड, उतनी स्ट्रांग नहीं है कि उस रिपल्सन को झेल सके, ब्रेक कर जाएगा। क्लोरीन के बाद तो फिर आगे ब्रोमीन, आयोडीन, वो और बड़े बड़े साइज है ना। नाइट्रोजन के साथ क्या लगा लें हम लोग यहाँ पर, अब लो ब्रोमीन, ये और बड़ा साइज है, इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड और बड़े बड़े फैले हुए हैं, तो और ज़्यादा रिपल्सन होगा। आयोडीन और बड़ा हो जाएगा, ये बेचारा छोटा सा है, इनको ज़्यादा दूर रख ही नहीं पा रहा है। तो बात समझ में आ गई, क्यों केवल NF3 ही पॉसिबल है, बाकी जो ट्राइहैलाइड्स होते हैं नाइट्रोजन के वो अनस्टेबल हैं। क्यों, बिकॉज ऑफ दिस रिपल्सन, जो उनके आसपास क्या है, ये लोन पेयर मौजूद हैं। क्लियर होगी बात। चलो नेक्स्ट आगे चलते हैं। Why ट्राइहैलाइड्स इन ग्रुप 15 एक्सेप्ट BiF3 आर कोवेलेंट इन नेचर। देखो वही सेम क्वेश्चन आ गया, यहाँ पे हिंट भी दे दिए मैंने फेजान रूल का। अच्छा, BiF3 को छोड़ के बाकी सारे कैसे हैं, क्या बोल रहा है, Why ट्राइहैलाइड्स इन ग्रुप 15 एक्सेप्ट BiF3 आर कोवेलेंट इन नेचर। भाई देखो BF3 का केस क्या हो गया, एक तो Bi क्या है, पॉजिटिव तो है ही, लेकिन भैया बहुत बड़े हैं ये इतने बड़े हैं कि ये जो प्लस यानी कि प्लस वाला क्लाउड होता है इनका, वो लगभग पूरे में फैल जाता है, एक जगह नहीं रहता है ना। मान लो एक 1 कूलम चार्ज है तो पूरे में फैला हुआ है। इधर एक फ्लोरीन भैया बहुत छोटे हैं, अपने इलेक्ट्रॉन को खींच के भी रखते हैं, हाईली इलेक्ट्रॉन। फ्लोरीन का साइज क्या है, काफ़ी छोटा है, और अपने इलेक्ट्रॉन्स को भी क्या कर रखा है, खींच के रखा हुआ है। ये चाह करके भी इसको क्या नहीं कर पा रहा है, पोलराइज नहीं कर पाएगा, चाह करके भी पोलराइज नहीं कर पाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, कोवेलेंट नहीं होता है। बात समझ में आ गई होगी मेरे ख्याल से, ठीक है। जो मैं लैंग्वेज यूज कर रहा हूं, अगर फटाफट इसको कवर नहीं कर पाए तो वीडियो पॉज करें, और जो मैंने हिंदी में एक्सप्लेन किया है उसी को लिख लें, और फिर बाद में अपना एक्सप्लेनेशन में इसको लर्न करते रहना। ओके, वो वाला पार्ट खत्म हो गया। अब देखो जरा एनसीईआरटी में रिएक्टिविटी टुवर्ड्स मेटल एक हेडिंग होगी हमारे पास, क्या होगी हेडिंग, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स मेटल। तो इसमें कुछ ज़्यादा खास नहीं है, छोटी सी बात बता रहा है कि जो ग्रुप 15, ओके, गिव द नेम ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड, इनके नेम देने थे। होता क्या एक्चुअली, ग्रुप 15 के एलिमेंट रिएक्ट करते हैं किसके साथ, मेटल के साथ, और बाइनरी कंपाउंड बना लेते हैं। बाइनरी मतलब समझ रहे, जिसमें दो ही होंगे, एक दो बाइनरी है, कैल्शियम नाइट्रोजन दो ही हैं, सोडियम आर्सेनिक दो ही हैं, जिंक एंटीमनी दो ही हैं। जिनके अंदर केवल दो ही दो एटम होंगे उनको क्या कहेंगे हम लोग, बाइनरी कंपाउंड कहेंगे, ठीक है। और उस केस में जो ग्रुप 15 के एटम्स होते हैं कौन सी स्टेट में रहते हैं, -3 स्टेट में रहते हैं। देख लो भाई, ये है ना, इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, -3, इसकी 3 इधर जाएगी तो -3, ये 3 इधर जाएगा तो -3, ये 3 इधर जाएगा तो -3, ये 3 इधर जाएगा तो -3। तो ये सब के सब जब किसी मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो इनका जो ऑक्सीडेशन नंबर आता है वो कितना आ जाता है, -3 आ जाता है। ओके, तो देखते हैं अब हमारे पास इनके नाम क्या है। अच्छा, नाम याद कर लेना, क्योंकि अब CBSE है तो कोई भरोसा नहीं, एक तरफ ये कंपाउंड दे दें और एक तरफ नाम लिख दें और बोल दें मैच कराओ, है ना, कुछ भी हो सकता है अब तो कैल्शियम नाइट्राइड एक नर डाल लेते हैं, राइड, हाइड, देखो सब में डाडा आ रहा है ना, तो थोड़ा सा पढ़ने में आसान, मतलब याद करने तरीके में, कैल्शियम, सोडियम, जिंक और मैग्नीशियम, ये तो नाम सिंपल हो गए। अब नाइट्रोजन के लिए नाइट्राइड, फॉस्फाइड, आर्सेनिक के लिए आर्सेनाइड, एंटीमनी के लिए एंटीमोनाइड, नाइड आ रहा है सब में, बिस्म्यूथाइड। बात समझ में आ रही होगी मेरे ख्याल से कि हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं और ये क्या हो रहा है यहाँ पर। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग, डाई नाइट्रोजन पे आ गए। देखो डाई नाइट्रोजन अपने कोर्स में था, उसकी प्रिपरेशन देख रहे हैं हम लोग, तो देखते हैं जरा यहाँ पर क्या है उसकी प्रिपरेशन में। कंप्लीट द रिएक्शन व्हेन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड ट्रीटेड विद सोडियम नाइट्रेट। देखो एक तो इसमें चीज ध्यान रखना, डाई नाइट्रोजन और अमोनिया, इनमें ना प्रिपरेशन में ये अमोनियम क्लोराइड बड़ा यूज हो रहा है, अमोनियम क्लोराइड। तो क्या करना, मैं अभी बात दिखा दूंगा, अमोनियम क्लोराइड को अलग से कर लेना और देख लेना किस केस में, नाइट्रोजन केस में कैसे इस्तेमाल हो रहा है और अमोनिया केस में कैसे इस्तेमाल हो रहा है। फिलहाल अभी चलते हैं, देखो अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम जैसे बोलेगा ना
अमोनियम मतलब NH4 है, NH3 नहीं होता है। अमोनियम बोलते ही दिमाग में डाल लेना क्या चीज आ जाएगी, NH4 आ जाएगा। अमोनियम बोलते क्या आ जाएगा, NH4, और साथ में क्या लग गया, क्लोराइड, तो अमोनियम क्लोराइड। ओके, ट्रीटेड विद सोडियम नाइट्राइट। तो ध्यान रखना, नाइट्राइट जिनको पता नहीं है, नाइट्राइट के लिए क्या होता है, जब किसी के साथ NO2 जुड़ जाता है तो नाइट्राइट है, जब NO3 होता है तो नाइट्रेट होता है ना, जब NO3 होता है तो नाइट्रेट होता है। तो अब यहां से बच्चा कहेगा रटे कैसे है। देखो मैं सारी चीजों को सिंपल तरीके से बता रहा हूं। डाइनाइट्रोजन की प्रिपरेशन कर रहे हो, सोडियम नाइट्रेट और अमोनियम क्लोराइड, एक चीज तो पक्का बनेगी, क्या, डाइनाइट्रोजन। निकाल दो भाई डाइनाइट्रोजन, बन गया डाइनाइट्रोजन। ओके, अब दूसरी चीज क्या बन सकती है, देखो ये यहां से टूटेगा, ये यहां से टूटेगा, तभी तो कुछ कंपाउंड बनेगा, ये आपस में थोड़ा रिएक्ट, ये कंपाउंड तो तोड़ना है ना, तो तोड़ दो यहाँ पर, इसको भी तोड़ लो भाई। यहाँ पर जो सबसे आसान तरीके से दिख रहा है हमको कि ये जो ब्रेक कर सकता है, टूटा तो एक कंपाउंड क्या निकल के आ जाएगा, NaCl, ये आ गया NaCl। बची क्या चीजें, N और N निकल के क्या आ गया, N2 आ गया, बच के आ गया H4 और O2, तो क्या आ गया मेरे पास यहाँ पर H2O। ठीक है, लगता है बाद में बैलेंस की जरूरत है, बैलेंस तो मतलब मैं याद करने का तरीका बता रहा हूँ ताकि ये रटने जैसा ना रह जाए। ये याद कर लो, ये अपने आप निकाल लो, मतलब अगर ये चीज पार्ट है, रिएक्टेंट याद है, तो प्रोडक्ट तुम्हें अपने आप निकाल ले जाओगे उसमें से। और बैलेंस तो मेरे ख्याल से करना आता होगा, जहां बैलेंसिंग की जरूरत है वहां बैलेंस कर लो, अदरवाइज कोई जरूरत हमको नहीं है बैलेंस करने की, मेन प्रोडक्ट पता होने चाहिए। तो बात समझ में आई, रटना नहीं है। अमोनियम क्लोराइड, सोडियम नाइट्रेट, ब्रेक करो इसमें, एक चीज तो पक्के से निकल रही है, क्या, डाइनाइट्रोजन, बना दो उसे। दूसरी चीज ब्रेक करने से यहाँ से क्या कॉम्बिनेशन बन सकता है, NaCl, निकाल दिया। तीसरा बचा क्या, वाटर, वाटर निकल रहा है, निकाल दो उसे। क्लियर होगी बातें। गिव द प्रोडक्ट व्हेन अमोनियम डाइक्रोमेट हीटेड। देखो अब अमोनियम, मैंने क्या कहा था, अमोनियम बोलते ही NH4, और डाइक्रोमेट, क्रोमेट है ना, पोटेशियम डाइक्रोमेट, Cr2O7, Cr2O7, ये क्या होता है मेरे पास, डाइक्रोमेट होता है। अच्छा, यहां पर कैसे याद करोगे, ये भी किस हेडिंग के अंदर आता है, हमारा प्रिपरेशन ऑफ डाइनाइट्रोजन के अंदर आ रहा है, किसको, और इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बच्चों। अमोनियम डाइक्रोमेट को क्या कर रहे हो, हीट कर रहे हो, तो क्या होगा, देखो जब हीट कर रहे हैं ना, तो जनरली अगर O और H होता है तो वहां से पानी पक्का निकलता है। क्या पक्का निकलता है, पानी। तो यहां पे देखो एक काम कर लो, मैक्सिमम नंबर ऑफ वाटर निकाल दो। क्या निकाल दो, मैक्सिमम नंबर ऑफ वाटर को क्या कर दो, बाहर निकाल दो। तो हम जरा देखें यहाँ पे 4 2 8, 8 H है, तो 8 H के हिसाब से 4 O हम लोग बाहर निकाल सकते हैं। तो यहां पर 4 2 8 और ठीक है, ये मेरा बाहर आ गया। अब N2 2 था, ये तो बना ही रहता, तो N2 2 तो ये आ गया। अब देखो बचा क्या रह गया, है ना, 4 O बाहर आ गए, 3 यहां बचे, और Cr2O7। अब तुमको थोड़ा सा अगर 11th क्लास में पढ़ रखा है तो क्रोमेट, Cr2O3 नाम का एक प्रोडक्ट होता है। तो क्या क्या निकाल दिया तुमने, यहां से N2 बाहर निकाल दिया, फिर वाटर बाहर निकाल दिया, CrO बच रहा है, तो वहां से अब O7, ये तो पूरा पूरा आएगा नहीं, कुछ O इस्तेमाल हो चुके हैं, तो क्या बन जाएगा, Cr2O7 बन के हमारा यहाँ पर रेडी हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। इन रिएक्शंस को भी लर्न करने के तरीके हैं, बिल्कुल ऐसे NH4 होता है, N2H2 ऐसे रटने में मत बैठ जाना, ठीक है ना। क्या चीज कैसे कैसे निकल रही है, एकदम दिमाग में क्लियर कट बातें रखनी है। हाउ विल यू प्रिपेयर प्योर नाइट्रोजन, या तो क्वेश्चन ऐसे आ जाएगा, प्योर नाइट्रोजन, या वो बोल देगा क्या होगा अगर तुम हीट करो किसको, सोडियम एजाइड को या बैरियम एजाइड को। दोनों का आंसर सेम है, प्योर नाइट्रोजन कैसे बनाओगे, या क्या होगा जब तुम हीट करोगे सोडियम एजाइड को और बैरियम एजाइड को। तो एजाइड, सोडियम एजाइड क्या होता है, और जब वो प्योर बन रहा है ना, तो फॉर्मूला याद रख लो, सोडियम एजाइड Na3, प्योर बन रहा है, तो यहां से भाई क्या निकालो, N2 निकाल दो, फिर सोडियम अलग कर दो। अब क्या रह गया, बैलेंस करना है, N2 यहाँ पे 2 है, यहाँ 3 है, तो यहाँ पे अगर हम यहाँ पर क्या लगा लें, 2 लगा लें, तो यहाँ 3 लगा लेंगे और यहाँ 2 कर देंगे, बैलेंस हो गया। बैलेंस करना तो आम बच्चों का खेल है, कोई भी कर लेगा। बैरियम नाइट्राइड, ठीक है ना। तो फिर से मेरे को क्या चाहिए, नाइट्रोजन कैसा बन रहा है, प्योर फॉर्म में, तो प्योर है तो भाई N2 को अलग कर दो, बैरियम अलग कर दो, बैलेंस कर दो। यहाँ कितना है, 3 2 6, 3 लगा दो, यहाँ कितना है 2 है, यहाँ 2 लगा दो, खेल खत्म हो गया। तो बात समझ में आई, प्योर नाइट्रोजन बोल रहा है, या वो बोल रहा है कि हीट करेंगे किसको, एजाइड वाले पार्ट को। तो ये क्वेश्चन भी तुम्हारे बोर्ड में आ चुके हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, व्हाट हैपन व्हेन सोडियम एजाइड। अच्छा ठीक है, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का था, डाला था मैंने, सेम क्वेश्चन आ गया, व्हाट हैपन व्हेन सोडियम एजाइड हीटेड। एनसीईआरटी के इंडेक्स में दे रखा है, तो सोडियम एजाइड को हीट करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा, वाइट, ओके
वाई डाई नाइट्रोजन इनर्ट एट रूम टेम्परेचर। भाई डाई नाइट्रोजन जो होता है ना हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन कितनी है 78% है। क्या वो देखा किसी से रिएक्ट कर रही है? हम लोग जब इनहेल करते हैं, सांस भी लेते हैं तो नाइट्रोजन हमारी बॉडी के अंदर जाती है और छोड़ते हैं तो नाइट्रोजन हमारी बॉडी से बाहर आ जाते हैं। हमारी बॉडी में भी किसी से रिएक्ट नहीं करती है। एक्चुअली रीजन क्या है? डाई नाइट्रोजन N2 जो कि एक्चुअली क्या होता है, इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी बहुत हाई होती है। बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी इज टू हाई। जनरली ये जल्दी रिएक्ट करता नहीं है, तो इसीलिए ये क्या है, इनर्ट है रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर का तो भैया टेम्परेचर ही कितना मान के चलते हैं हम लोग 25 डिग्री। 25 डिग्री पे कहाँ रिएक्ट करेगा ये? ठीक है ना, खेल खत्म हो गया। क्या रीजन आ गया? बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी टर्म में रीजन आ गया। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, डिफाइन आयनिक नाइट्राइड, कोवलेंट नाइट्राइड। ठीक है, देखो नाइट्राइड मतलब जब मेरा नाइट्रोजन किससे रिएक्ट कर जाएगा, मेटल से, है ना, तो ये क्या देगा, जो प्रोडक्ट आएगा वो प्रोडक्ट क्या कहलाएगा, आयनिक। मेटल के साथ जब नॉन मेटल रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है, तो हमको सबको पता है ना, एस ब्लॉक अगर पी ब्लॉक के लास्ट में जाके किसी से रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, आयनिक बनता है। तो आयनिक यहाँ पे क्या बन गया, ये प्रोडक्ट क्या आ जाएगा मेरे पास, आयनिक नाइट्राइड आ जाएगा। और वही नाइट्रोजन जब मेरा नॉन मेटल से रिएक्ट करता है तो ये क्या दे देगा मेरे पास, कोवलेंट नाइट्राइड। कोवलेंट नाइट्राइड मेरे को मिल जाएगा। तो ठीक है, इसके एग्जांपल शायद कुछ एक दो दे रखूँ एनसीईआरटी में, तो लिख लेना, शायद लिथियम मैग्नीशियम दे रखा है, बट मेन पता होना चाहिए कि आयनिक नाइट्राइड और कोवलेंट नाइट्राइड है क्या। तो सिंपल सी बात है, जब मेरा नाइट्रोजन मेटल से रिएक्ट करता है तो आयनिक नाइट्राइड, जब मेरा नाइट्रोजन नॉन मेटल से रिएक्ट करता है तो कोवलेंट। सिंपल है ना, मेटल से रिएक्ट करेगा नॉन मेटल, दिस मेटल एंड दिस इज नॉन मेटल, क्या बनेगा, आयनिक प्रोडक्ट। नॉन मेटल आपस में क्या बनाते हैं, कोवलेंट कंपाउंड। कार्बन कार्बन से रिएक्ट करके क्या बनाएगा, कोवलेंट कंपाउंड ना। पता है भाई, ये तो बेसिक है, कुछ नया नहीं है यहाँ पर। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज हैबर्स प्रोसेस। ये सबको पता, बचपन से पढ़ के आ रहे हैं, इसकी डिटेलिंग थोड़ी सी और देख लेंगे आगे। H2 किससे रिएक्ट करता है, N2 से, क्या बना लेता है, NH3, है ना, रिवर्सिबल प्रोसेस होती है ये, बचपन से पढ़ के आ रहे होंगे। इसको बैलेंस कर लेंगे, कितना आ जाएगा ये 2, तो 2 तो है ही ये, यहाँ कितना आ जाएगा 3, है ना। और लगभग डेल्टा H की जो वैल्यू यहाँ पर, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, तो लगभग इसकी -46 किलो जूल के आसपास एनर्जी निकलती है। खैर ये सब जनरल, मतलब वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हैबर्स प्रोसेस क्या है, ये तुम्हारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बात समझ में आ गई, हैबर्स प्रोसेस क्या है। अब इसकी डिटेलिंग भी आने वाली है, आगे देखेंगे इसको। नेक्स्ट, गिव द प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड। देखो यहाँ पर, अब यहाँ पर मेरा नाइट्रोजन को किससे रिएक्ट करा रहे हैं हम लोग, ऑक्सीजन से। देखो हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन की 78% और O2 कितना है 21%। बहुत ज़्यादा रिएक्शन कर सकते हैं आपस में और बहुत कुछ हो सकता है, बट नाइट्रोजन को रिएक्ट करने के लिए कितना टेम्परेचर चाहिए होता है, लगभग 2000 केल्विन का चाहिए। नाइट्रोजन को रिएक्ट करने के लिए कितना टेम्परेचर चाहिए, लगभग 2000 केल्विन का टेम्परेचर चाहिए, तब कहीं जाके दिस इज नाइट्रिक ऑक्साइड मेरा बनके तैयार होता है। तो ध्यान रखना, 2000 केल्विन पे नाइट्रोजन ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाता है, नाइट्रिक ऑक्साइड। व्हाट इज द यूज ऑफ लिक्विड नाइट्रोजन, क्योंकि देखो यूज साफ साफ लिखा हुआ तुम्हारे कोर्स में, यूज पढ़ के जाने हैं, तो यूज देख लेते हैं एक नजर डाल के। नाइट्रोजन का यूज, मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया टू प्रोवाइड इनर्ट एटमॉस्फेयर। मतलब कई जगह ऐसा होता है जब रिएक्शन वगैरह केमिकल हम करवाते हैं तो हम चाहते हैं कि एटमॉस्फेयर में हमारे पास कोई और चीज ना रहे, तो वहां पर हम लोग क्या करते हैं, नाइट्रोजन गैस को डाल देते हैं। वो इनर्ट होती है, जल्दी रिएक्ट करती नहीं है। लिक्विड नाइट्रोजन पता है ना, बहुत ठंडी होती है, चिल्ड होती है, बहुत सारे इसके एक्सपेरिमेंट वगैरह रहते हैं। पर बर्फ में जब बर्फ बोल रहा हूँ, फ्रिज को जब खोलो तो उसमें जो भाप निकल के आती है, डेट इज योर दिस लिक्विड नाइट्रोजन। टू प्रिजर्व बायोलॉजिकल मटेरियल, जो कुछ कई बार अवशेष वगैरह होते हैं लिविंग थिंग्स के, उसको भी हम लोग इसमें प्रिजर्व करवाते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास, टू लिखना भूल गए यहाँ पर शायद, टू प्रिजर्व फूड आइटम। भाई जब ठंडी चीज़ है तो फूड आइटम को प्रिजर्व करने में रख सकते हैं। इन क्रायो सर्जरी, एक्चुअली होता क्या, हमारी बॉडी में कई बार कुछ स्किन के ऊपर हल्के फुल्के ट्यूमर टाइप के रहते हैं, उसको हम लोग क्या करते हैं, लिक्विड नाइट्रोजन डाल करके बहुत ज़्यादा ठंडा कर देते हैं। ठंडा करके वो चीज़ जम जाती है तो फोड़ करके उसे फिर निकालते हैं। तो क्रायो सर्जरी का हिस्सा है ये, जनरल चीज़ें हैं। क्रायो सर्जरी देख सकते हो अपना
यूट्यूब चैनल पर डालो तो तमाम तुम्हें शायद लाइव भी कुछ एग्जाम्पल इसके देखने को मिल जाए। चलते हैं आगे। ओके, नाइट्रोजन खत्म, नाउ हमारे पास अब क्या आ गई है, अमोनिया आ गई है। क्या आ गई है, अमोनिया। अमोनिया में पहले क्या पढ़ेंगे हम लोग, प्रिपरेशन पढ़ेंगे। अमोनिया में पहले क्या पढ़ेंगे, प्रिपरेशन। तो सबसे पहली प्रिपरेशन जो होती है हमारी यूरिया से। देखो क्लास ये NH2, इसको अच्छे से मैं एक और बार लिख देता हूँ, NH2C डबल बॉन्ड NH2। तो बात समझ में आ रही है, ये है यूरिया, दिस इज यूरिया। ओके, पानी के साथ है ना हमारे यूरिन में क्या निकलती है, यूरिया। यूरिन से हमारी क्या पास होती है, यूरिया पास होती है। पानी के साथ वो रिएक्ट करके क्या बना लेता है, अमोनियम कार्बोनेट, और फिर वो ब्रेक करता है। पब्लिक टॉयलेट्स वगैरह में तुम लोगों ने देखा होगा बड़ी गंदी सी स्मेल आती है, और अपने लैब में अगर कभी तुम जाना और अमोनिया का सूंघना, वही सेम स्मेल तुम्हें दिखाई पड़ेगी। क्यों, क्योंकि यही जो यूरिया होती है पानी के साथ रिएक्ट करके फाइनली क्या बना लेती है, अमोनिया बना लेती है, और साथ में H2O CO2 निकाल देती है बाहर। तो इसी अमोनिया की गंदी स्मेल आती है हमारे यूरिन से, जो पब्लिक टॉयलेट्स वगैरह साफ वगैरह नहीं होते हैं। नेक्स्ट आगे देखते हैं। हाँ, ये दो क्वेश्चन मैंने एक साथ लिए, इसका रीजन क्या है, अगेन ये मेरे पास क्या है, अमोनिया की प्रिपरेशन से रिलेटेड है। ये भी मेरा क्या था, यूरिया भी अमोनिया की प्रिपरेशन से रिलेटेड था, और ये वाला भी दोनों मेरे क्या है, अमोनिया। देखो यहाँ पे फिर मेरे पास क्या आ गया, अमोनियम क्लोराइड आ गया। पीछे नाइट्रोजन केस में मैंने क्या बताया था, वहां पे भी क्या था, अमोनियम क्लोराइड था सोडियम नाइट्राइट के साथ। यहाँ अमोनियम क्लोराइड है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो जरा गौर से देखो, अमोनियम सल्फेट, अमोनियम क्लोराइड, तो अमोनियम ही है जिससे अमोनिया बनेगा, अमोनियम ही है जिससे अमोनिया बनेगा, अमोनियम सल्फेट, अमोनियम क्लोराइड, ठीक है ना। ये रिएक्ट कर रहा है कॉस्टिक सोडा से। तो देखो ध्यान रखो, एक चीज तो दोनों में क्या कॉमन बनने वाली है भाई, अमोनिया तो मेरा बनेगा ही बनेगा। फिर H2O दोनों में कॉमन निकल रहा है, ठीक है ना। H2O दोनों में क्या निकल रहा है भाई, कॉमन निकल रहा है H2O। तो उसके बाद अब बचा क्या रह गया, कॉमन निकाल लो, यहां से इसको ब्रेक कर लो, तो क्या बन गया, सोडियम सल्फेट, ये आ गया बाहर। यहां से कैल्शियम अलग कर लो, क्लोरीन अलग कर लो, क्या बन गया, कैल्शियम क्लोराइड बन गया। ये बात मेरे ख्याल समझ में आ रही होगी कि हमको जो रिएक्शन को है रटना नहीं है, कुछ बेसिक। अच्छा, अमोनिया के प्रिपरेशन में सल्फेट और अमोनियम क्लोराइड में अमोनिया तो बन ही रहा था, साथ में H2O भी दोनों बन रहा था। अच्छा, अगला प्रोडक्ट क्या बन रहा था, कैल्शियम और क्लोरीन। ये तो हो गया, यहाँ से ब्रेक किया तो ये दोनों मिल गए, यहाँ से ब्रेक किया तो ये दोनों मिल गए, और मेरा तीसरा प्रोडक्ट निकल के आ गया सामने, ठीक है ना। तो ये बड़े बेसिक से लॉजिक लगा के अगर याद करोगे तो पी ब्लॉक तुम्हें आसान लगेगा। ओके, ये बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन है, अक्सर पूछा जाता है। हैबर्ट्स प्रोसेस मैंने बताई थी अभी क्या होती है, N2 + 3H2 gives NH3। तो इसके लिए फेवरेबल कंडीशंस क्या क्या होंगी अकॉर्डिंग ली चैटरलियर प्रिंसिपल, ये ठीक है ना, ली चैटरलियर प्रिंसिपल जो हमने पढ़ा था क्लास 11th, उसके हिसाब से इसकी फेवरेबल कंडीशन क्या क्या होंगी। तो आओ देखते हैं क्या क्या है। हाई प्रेशर, प्रेशर काफी हाई होना चाहिए। पास्कल में बात करें तो इतनी है, अगर तुम लोगों को कन्वर्जन ऑफ यूनिट आती होंगी तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 200 ATM के बराबर हो जाएगा। हाई टेम्परेचर लगभग 700 केल्विन। कैटलिस्ट इस्तेमाल होते हैं, आयरन ऑक्साइड, और थोड़ा सा अमाउंट यूज होता है K2O का और एल्युमिनियम ऑक्साइड का, ठीक है। तो ये तीन कंडीशन तुमको याद रखनी है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इस तरह से हो सकता है ये लिख के आ जाए, 3 ऑप्शन, चौथा ऑप्शन और दे दें वो लोग, क्या, ऑल ऑफ दीज। तो अगर आंसर पता है तो तुम लोग इसको टिक मारोगे ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन में, और फटाक से ये आंसर तुम्हारा हो जाएगा, क्योंकि हमें सिर्फ याद करना है, लिखना नहीं है। Why ammonia has high melting point and boiling point than expected on the basis of molecular mass? देखो अगर हम नॉर्मल जो अपना ट्रेंड चलता था, कल मैंने बात की थी वंडरवाल फोर्स की, जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा वैसे वैसे वंडरवाल फोर्स इंक्रीज करेंगे और मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करता है। बट जरा यहां देखो क्या हो रहा है, PH3 ASH3 SbH3 और BiH3, ठीक है। यहां देखो जरा क्या हो रहा है, जनरल ट्रेंड क्या होना चाहिए था, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट का ये वाला, बट हुआ क्या, ये अमोनिया यहां से उठ करके सबसे आगे पहुंच गया, अमोनिया यहां से उठ करके सबसे आगे पहुंच गया। क्यों, क्योंकि अमोनिया एक बॉन्ड और बनाता है, क्या, हाइड्रोजन बॉन्ड, है ना। जो अमोनिया है वो एक बॉन्ड और बनाता है, और वो कौन से हैं, यानी कि एक N दूसरे के H से जुड़ के क्या बनाता है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड। तो मैं तुम लोग को बता दूं,
वंडरवाल फोर्स को तोड़ने के लिए लगभग 8 किलो जूल की एनर्जी चाहिए होती है 1 मोल वंडरवाल फोर्स को तोड़ने के लिए, और वहीं हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने के लिए लगभग 42 किलो जूल की एनर्जी चाहिए होती है। तो हम अंदाजा लगा सकते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड काफी स्ट्रांग है, और ये इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड भी आ गया। पता है ना हाइड्रोजन बॉन्ड किस किस के साथ बनता है, फोन करवा लो, मतलब F1 के साथ। फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन क्या बनाते हैं हाइड्रोजन के साथ, हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं। तो इसीलिए ये क्या है, अनएक्सपेक्टेड सा हो गया थोड़ा सा हमारे लिए। तो आई होप ये समझ में आया होगा ऐसा क्यों हुआ है। चलो आगे देखते हैं। व्हाट इज द शेप ऑफ अमोनिया। एक ही यहाँ शेप दे रखा है, क्या होता है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। सॉरी, ट्राइगोनल पिरामिडल इसका क्या है, शेप होता है। ड्रॉ स्ट्रक्चर, तो इसका हम लोग स्ट्रक्चर बना देंगे। तो आगे चलते हैं हम लोग। गिव द रिएक्शन शोइंग द अमोनिया इज अरेनियस बेस और ब्रॉन्स्टेड लॉरी बेस। अरेनियस बेस और ब्रॉन्स्टेड लॉरी बेस। अरेनियस का मतलब पता है ना, मैंने कल भी शायद बता दिया था। बेस का मतलब जो सॉल्यूशन में OH- आयन फर्निश करेगा, और ब्रॉन्स्टेड लॉरी का मतलब जो H+ आयन एक्सेप्ट करेगा। दोनों की कहानियां जो थ्योरी थी वो अलग अलग थी। अरेनियस बेस का मतलब जो OH- आयन सॉल्यूशन में फर्निश करे, और ब्रॉन्स्टेड लॉरी का मतलब जो H+ आयन फर्निश करे। ये रिएक्शन दे रखी है तुम्हारी NCERT में, ठीक है ना, ध्यान रखना। अमोनिया जैसी पानी से रिएक्ट करता है, पानी से रिएक्ट करा दूं इसे मैं अगर, तो देखो होता क्या है, ये लोन पेयर है, ये यहाँ से ब्रेक कर जाता है, और ये यहाँ पर क्या आ गया, प्लस का साइन। ये जो लोन पेयर है ये जाकर के इस लोन पेयर पर अटैक मार देता है। तो मेरे पास क्या मिलते हैं, अमोनियम आयन और OH- आयन। क्योंकि अमोनिया पानी के साथ रिएक्ट करके OH- आयन फर्निश कर रहा है, इसीलिए ये क्या हो जाता है, OH- फर्निश करने की वजह से अरेनियस बेस हो गया। अब क्योंकि ये H+ को एक्सेप्ट कर रहा है, इसीलिए ये क्या हो गया, ब्रॉन्स्टेड लॉरी बेस भी हो गया। ये बात समझ में आ गई होगी। ये वाली इक्वेशन हमको ये दिखाती है कि अमोनिया दोनों तरीके से बिहेव करता है, अरेनियस बेस की तरह भी और ब्रॉन्स्टेड लॉरी बेस की तरह भी अमोनिया क्या करती है, हमारी बिहेव करती है। क्लियर है बातें, समझ में आ रही हैं। हाउ विल यू डिटेक्ट। अच्छा हाँ, ये क्वेश्चन आ सकता है, थोड़ा सा तुमको यहाँ पे समझना है, समझा देता हूँ। कि मान लो कोई तुम्हारे पास सोल्यूशन है, या कोई वाटर सपोज पानी है, उसके अंदर कॉपर की इम्प्योरिटी है या सिल्वर की इम्प्योरिटी है, कैसे चेक करोगे कि उसके अंदर कॉपर है। तो देखो सिंपली क्या करना है हमें, ये रहा कॉपर, इसके अंदर क्या है, Cu2+ आयन मौजूद है। हम लोग क्या करेंगे, उठा करके इसके अंदर क्या डाल देंगे, अमोनिया। क्या डाला हमने, जैसे ही अमोनिया डालेंगे हमारे पास एक कोऑर्डिनेट कंपाउंड बन जाएगा, इसको हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी बोल सकते हैं। और ये कंपाउंड बनते ही कैसा कलर दे रहा है मेरे को, डीप ब्लू कलर दे रहा है। अगर किसी सोल्यूशन में कॉपर मौजूद है और उसमें हम लोग क्या डाल दें, अमोनिया डाल दें, तो वो हमको कैसा कलर देता है, डीप ब्लू कलर देगा, और हम पहचान लेंगे खटाक से कि क्या है ये, इसके अंदर कॉपर मौजूद है। सेकंड केस में क्या हुआ, अगर सिल्वर मौजूद है तो हम लोग उसमें क्या करते हैं, पहले क्लोरीन डालते हैं, तो व्हाइट प्रेसिपिटेट बन जाते हैं। ओके, अच्छा व्हाइट प्रेसिपिटेट कई और वजह से भी बनते हैं, और उसमें हम लोग क्या डाल दें, अमोनिया डाल दें अगर, तो हमको क्या मिल जाता है, ये जो व्हाइट पीपीटी है वो क्या हो जाए, अगर कलरलेस हो जाए, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, जैसे ही कलरलेस होगा मेरे को कंफर्मेशन मिल जाएगा कि यहाँ पर क्या मौजूद है, सिल्वर है ना। क्लोरीन डालने से व्हाइट पीपीटी बनती है AgCl की वजह से, और अगर वो कलरलेस हो जाती है तो मेरे पास एक कंपाउंड बनता है, ये भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, AgNH3(Cl), जिसको कि ये कलरलेस होता है, जिससे हमें एक कंफर्मेशन मिल जाता है कि इसके अंदर कौन से आयन मौजूद हैं, Ag+ आयन मौजूद है किसी मेरे पास जो सोल्यूशन दे रखा है उस गिवन सोल्यूशन के अंदर। तो ये मेरे पास कुछ टेस्ट है, पढ़ना जरूर, मैं बोल रहा हूँ, ठीक है ना, क्वेश्चन आने की बहुत ज्यादा संभावना है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, वाई अमोनिया लेविस बेस। अच्छा ठीक है, ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। और लेविस बेस कौन होते हैं, हु आर लेविस बेस, विच डोनेट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब भैया अमोनिया के पास तो लोन पेयर है, इजीली ये क्या करता है, डोनेट कर देता है। तो लेविस के हिसाब से भी क्या हो जाता है, ये क्या हो जाएगा, लेविस बेस कहलाएगा ये लेविस के हिसाब से। तो दैट्स ऑल फॉर द डे। आज हम लोगों ने यहाँ तक कर लिया था इसका
ग्रुप 15 में यानी नाइट्रोजन फैमिली में नाइट्रिक एसिड एक और बचा हुआ टॉपिक टर्म 1 के हिसाब से, उसको हम लोग देख लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, उसको कवर कर लेंगे, उसका एक छोटा सा लेक्चर बना लेंगे एक, ठीक है। तो मैं फिर कह रहा हूं बच्चों, कैसे पढ़ना है पता है ना? हाँ, एनसीईआरटी को ओपन करना है, जो हेडिंग दे रखी है उसके पैरा को पहले एक बार खुद से पढ़ लो, फिर जो मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं वही क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लो। अच्छा हाँ, एक चीज और, ये करने के बाद अगर कोई क्वेश्चन इनकेस छूट गया, वैसे कोशिश ये छूटेगा नहीं, एनसीईआरटी के जो इंटेक्स्ट के क्वेश्चन हैं, इंटेक्स्ट समझ रहे हो ना? कोई जानता ही ना इंटेक्स्ट क्या है, पता है ना इंटेक्स्ट क्या है? इंटेक्स्ट है ना जो चैप्टर उसमें टॉपिक के एंड में दे रखे हैं, इंटेक्स्ट वाले क्वेश्चन साथ में कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं। मिलते हैं बच्चे, हम पढ़ाते हैं ना यहाँ पर, बताइए सारा इंटेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ है? एक इंटेक्स्ट होते हैं, एक एग्जाम्पल होते हैं, आखिरी में जाकर के होते हैं जिसको हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कहते हैं। समझ में आ रही है? 3 टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे केमिस्ट्री में, इंटेक्स्ट वाले, एग्जाम्पल वाले, ये सॉल्व होते हैं, है ना? तो ये एक्सरसाइज वाले लास्ट में मिलेंगे। तो ये जो हेडिंग हमारी हो रही है, उनके बाद अगर ये क्वेश्चन दे रखे हैं तो खैर लास्ट में इनको छोड़ ही दो। अगर ये 2 क्वेश्चन दे रखे हैं तो ये 2 क्वेश्चन तुमको क्या है करने हैं, जरूर करने हैं, और पर डे एक नजर इनके ऊपर डालनी है। बहुत सिंपल रहेगी ये, ठीक है ना? इनऑर्गेनिक यानी पी ब्लॉक से बच्चा घबराता है, बहुत सिंपल लगने लगेगी। तो ओके, इसको रिवाइज करना है। ओके, ऑल द बेस्ट।